गुड मॉर्निंग क्लास 12। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल हम लोग आज देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जांपल हम इसमें पहले देख चुके हैं। आपके पास एक और एग्जांपल आज यहाँ पर है। z = 3x + 5y ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास 4 कंस्टेंट्स गिवन है, जो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आपके सामने है। ये पहला केस है जिस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो किस तरीके से अनबाउंडेड ग्राफ को सॉल्व किया जाएगा या किस तरीके से अनबाउंडेड वाले केस में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। बच्चों स्टेप्स सेम रहेंगे। स्टेप्स जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस में फॉलो किए हैं वही स्टेप्स हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पर बदल जाएगा और क्यों ये ग्राफ बदलता है ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 है, उस इनइक्वालिटी नंबर 1 को मैंने लिखा x + 3y = 3। आप जानते हैं कि सबसे पहला काम होता है इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हमने इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। पहली इनइक्वालिटी को जब इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो वो बन जाती है x + 3y = 3। इसको ग्राफिकली ट्रेस करना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर है वो 3 और 2 है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा 1 2 3, वो 3 से ऊपर नहीं जाएगा। 1 2 3 नेगेटिव नंबर है नहीं, तो इसलिए मैं इसमें x एक्सिस और y एक्सिस की केवल पॉजिटिव डायरेक्शंस ले रहा हूँ। ये आपके पास O है, ओरिजिन। सबसे पहले हम इस पहली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ट्रेस करेंगे। बच्चों स्टेप सेम है। सबसे पहले हम लोगों ने x को 0 रखा। जैसे ही मैंने x को 0 रखा, y का वैल्यू हमारे पास 1 आता है और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट को हम a कंसीडर कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0, 1। उसके बाद हम y को 0 रखेंगे और जैसे मैं y को 0 रखता हूँ तो x आपके पास आता है 3। ये पॉइंट हो जाएगा आपका b और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहेंगे बच्चों 3, 0। पॉइंट a और पॉइंट b को ग्राफ पर हम लोग ट्रेस करेंगे। सबसे पहले a पॉइंट x0 y1, दिस इज द पॉइंट, और सेकंड 3, 0, ये आपके पास है 3, 0। क्योंकि इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू का साइन भी है। मैंने आपको कहा था कि अगर इज इक्वल टू का साइन होगा तो जो लाइन होगी वो डार्क लाइन होगी। यहां मैंने एक लाइन ट्रेस की है, इसको हम थोड़ा सा, यहां मैंने एक लाइन ट्रेस की है जो कि डार्क लाइन है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन 3x + 3y = 3। ये इस लाइन का ग्राफ हम लोगों ने ट्रेस किया है। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ। इस लाइन से नीचे वाला रीजन फर्स्ट हाफ कहलाता है। इस लाइन से ऊपर का जो रीजन है वो सेकंड हाफ कहलाता है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको जरूर देखें। अब हमें ये चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ। आप सब जानते हैं कि मैंने इनइक्वालिटी नंबर 1 में x = 0 और y = 0 पुट किया है और हम देखते हैं कि व्हाट विल गेट 0 + 0 > 3। मैंने कहा था कि इक्वल टू का साइन हटा देना है, 0 > 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 > 3 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने इस लाइन से नीचे का एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी में रखा और पाया कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि फॉल्स आया है। दिस पॉइंट 0 0 जो इस लाइन के नीचे है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मींस इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस लाइन और इस लाइन से ऊपर का रीजन होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। सेम अब हम लोग दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे जो कि है x + y > 2। मैंने आप लोगों को बताया है कि फिर हमें क्या करना है, x + y = 2। इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। वही हम लोग x को 0 रखेंगे और हमें मिल जाएगा y = 2। इस पॉइंट को हमने c नाम दिया है और ये है 0, 2। फिर हम लोग y को 0 रख रहे हैं बच्चों और हमें मिल रहा है x = 2। इस पॉइंट को मैंने d नाम दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं 2, 2। ये पॉइंट c यहां है और पॉइंट d यहां है। क्योंकि इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू का साइन भी है तो हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन खींची जो कि एक डार्क लाइन है।
इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हमें चेक करना है कि इस लाइन से नीचे है या ऊपर है। फिर हम वही करेंगे, इस लाइन से नीचे फर्स्ट हाफ और लाइन से ऊपर सेकेंड हाफ। हम लोगों ने फर्स्ट हाफ का एक पॉइंट लिया है जो कि हमने पहले भी लिया था, और वो पॉइंट हम लोगों ने लिया बच्चों 0 0 0 0 को हम इनइक्वालिटी नंबर सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो हमें मिलता है 0 + 0 ग्रेटर देन 2, 0 इज ग्रेटर देन 2, जो कि फिर से फॉल्स है। 0 2 से छोटा होता है, नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं होता। इसका मतलब इसका भी, इस लाइन का भी जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस लाइन से ऊपर है। तो इस लाइन के सॉल्यूशन रीजन को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास सॉल्यूशन रीजन है। इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो और इनइक्वालिटीज हैं। x = 0, इसको हमने चेंज किया इक्वेशन में, और y = 0, इसको भी हमने चेंज किया इक्वेशन में। आपको पता है कि x = 0 y एक्सिस है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेस्ड है, इसको अलग से ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। y एक्सिस हमारे पास गिवन है, और क्योंकि y 0 से बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन रीजन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली y = 0, इस इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन 0 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, y = 0 आया है, और y = 0 ध्यान देंगे बच्चों। यहां पर हमारे पास जो फोर्थ इनइक्वालिटी है y > 0, y > 0 को इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, तो वो बन रहा है y = 0, और y = 0 को जब हम लोग ट्रेस करते हैं तो वो आपको जानते हैं आप लोग कि वो x एक्सिस होता है। ये आपके पास x एक्सिस है, और इस x एक्सिस में क्योंकि y > 0 है तो इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा ऊपर की तरफ, इसका सॉल्यूशन रीजन आ रहा है ऊपर की तरफ। दिस इज द स्पेशल केस। ये स्पेशल केस है क्योंकि इनइक्वालिटी नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 3 और इनइक्वालिटी नंबर 4 का जो कॉमन रीजन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो कॉमन रीजन ये दिस और दिस, इसके ऊपर वाला रीजन है। मैं दोबारा से इसको ले जा रहा हूं, ये है बच्चों कॉमन रीजन की हम बात कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। मैं इस लाइन को डबल डार्क कर रहा हूं, दिस एंड दिस। इस बाउंडेड रीजन की जो कंडीशंस हैं वो पहले के बाउंडेड रीजन से थोड़ा सा अलग है। वो बाउंडेड रीजन कुछ बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता था चारों तरफ से। इस बाउंडेड रीजन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ तो घिरा है, बट इस साइड ये खुला हुआ है। अगर आपके पास कॉमन रीजन कुछ इस तरीके से आता है तो इस रीजन को हम बाउंडेड रीजन ना कहकर, क्योंकि बाउंडेड है नहीं, तो हम कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। ये आपके पास पहला केस आया है जिस केस में आपके पास सॉल्यूशन का जो रीजन है, सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड ना होकर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने के साथ साथ उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इधर की तरफ का तो कॉर्नर फिक्स ही नहीं है, लेकिन कुछ कॉर्नर पॉइंट्स फिक्स हैं। जैसा आप लोग ध्यान देंगे, दिस इज 0 2, ये 0 2 है, ये C है, और C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0 2। ये वाला पॉइंट आप सबको पता है कि आपके पास 3,0 है। ये वाला पॉइंट आप सबको पता है कि 3,0 है, एंड दिस इज P पॉइंट। इसके अलावा हमें दो पॉइंटों की, एक पॉइंट की और जरूरत है, दिस इज द पॉइंट। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम इस पॉइंट को इवेल्यूएट करेंगे। ये पॉइंट है क्या, इसको मैंने नाम दिया बच्चों P पॉइंट। ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमें x + 3y = 3 इक्वेशन नंबर 5 और x + y = 2, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस मैंने इनको किया है, ये आपके पास कंडीशन है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ रहा है बच्चों
2y इज इक्वल टू 1। यहां से आपके पास आ रहा है y हाफ, y की इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ, x इज इक्वल टू 3/2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट आपको मिला है दिस इज 3/2 एंड कॉमा 1/2। ये आपके पास इस तरफ के 1, 2 और 3 कॉर्नर्स हैं जिन कॉर्नर्स को हमें यूज करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ऑल्दो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इस केस में मिनिमम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इस केस में हम जो है मिनिमम वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, दिस वी विल हैव टू सी। हम लोगों ने बच्चों इनइक्वालिटीज को ट्रेस किया। इनइक्वालिटी को ट्रेस करने के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो जेड था उस जेड को मिनिमाइज करने के लिए हमने जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स थे उन सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स को ट्रेस किया है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ बच्चों जेड लिखेंगे जो कि आपका है 3x प्लस 5y। पॉइंट्स हमारे पास 3 है। पहला पॉइंट है c इज इक्वल टू 0,2। अगला पॉइंट मैंने p लिया है दैट इज 3/2, 1/2 और अगला पॉइंट मैंने b लिया है बच्चों दैट इज 3,0। इन पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। अगर मैं यहां चेक करता हूं द वैल्यू ऑफ z x इंटू 0 प्लस y इंटू 2 ये हो जाएगा 10। और अगर मैं यहां पर इसको वैल्यू करता हूं बच्चों तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 दिस विल बी 9/2 प्लस 5/2 इट विल बी 14/2 इज इक्वल टू 7। ये यहाँ पर आया बच्चों 7। यहाँ पर अगर मैं z को चेक करता हूं तो दिस इज 9। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर जो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आया है दैट इज 7। ये 7 है। अगर ये केस बाउंडेड रीजन वाला केस होता, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर ये केस बाउंडेड रीजन वाला केस होता ये जो 7 आपके पास गिवन है ये 7 ही इस प्रॉब्लम का मिनिमम वैल्यू होता और ये मिनिमम वैल्यू आपको मिलता 3.3/2, 1/2 पर। बट क्योंकि ये अनबाउंडेड केस है तो अनबाउंड ऐसा हम क्यों करते हैं ये हम एप्लीकेशंस में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ प्रोसेस को समझना है कि अगर केस अनबाउंडेड का केस है तो वो जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आई है ये हो सकता है कि ये मिनिमम वैल्यू न भी हो क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। कुछ पॉइंट्स आगे भी हैं, हमें पता नहीं कि उन पॉइंटों पर भी जो है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो या नहीं हो। तो इस वैल्यू को चेक करने के लिए एक स्टेप हम और आगे यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे 3x प्लस 5y। अगर क्वेश्चन मिनिमम वाला है यहाँ पर मिनिमम का साइन लगाएंगे और अगर क्वेश्चन मैक्सिमम वाला होगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और जो वैल्यू हमें मिली है उसको यहाँ पर लिखिए। इट मीन्स हमने क्या किया है, एक और कंस्ट्रेंट हम लोगों ने तैयार किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है, क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो ग्रेटर देन का साइन और मिनिमम का है तो लेस देन का साइन आएगा। और वैल्यू जो आई है मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास पहले से 4 कंस्ट्रेंट्स गिवन थे, दिस विल बी कंसीडर एज कंस्ट्रेंट नंबर 5। एक और कंस्ट्रेंट्स हम अनबाउंडेड के केस में बनाएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या यही मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। उस कंस्ट्रेंट्स को भी हमें ट्रेस करना होगा जैसे हमने और कंस्ट्रेंट्स को ट्रेस किया है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। x को फिर 0 रखना है, y इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 7/5। फिर उसके बाद हम लोगों ने रखा y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 जैसे मैं रखूंगा आपके पास x आ जाएगा दैट विल बी 7/3। ये 1.4 के समथिंग आएगा और अगर इसको देखेंगे तो 2.1 के अप्रॉक्स आएगा।
इन दोनों को जब मैंने x को 0 रखा है तो ये आपके पास मिला है 0,1.4 अप्रॉक्स, और जब मैंने y को 0 रखा है तो ये मिला है 2.1,0। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के ग्राफ को ट्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जब हम इस इनइक्वालिटी को ट्रेस करेंगे तो इस इनइक्वालिटी की जो लाइन होगी वो एक डॉट डॉट लाइन होगी। अब आपको ध्यान देना है 0,1.4, आपको पता है कि आपका अप्रॉक्स 1 था, 1.4 लगभग आपका यहाँ पर आएगा, और 2.1 आपका बच्चों लगभग 2.1 अप्रॉक्स आपका यहाँ पर आएगा। तो ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर जाएगी और ये डॉट डॉट लाइन बनेगी। एक और लाइन हम लोगों ने ट्रेस की है जो कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बनी है, ध्यान देना। फिर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हम चेक करेंगे। हमने फर्स्ट हाफ का पॉइंट रखा है बच्चों, पॉइंट रखा है 0,0, यहाँ पर 0,0 रखा तो 0<7, 0<7 अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रू, राइट। इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो नीचे की तरफ है बच्चों, ध्यान देंगे। इसका जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है दैट इज टुवर्ड्स डाउन साइड, ये बच्चों नीचे की तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है, जो सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ आया है उस सॉल्यूशन रीजन में और अनबाउंडेड वाले केस में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। ये जो नई इनइक्वालिटी हम लोगों ने बनाई है, इस नई इनइक्वालिटी को ट्रेस करा है डॉट डॉट लाइन से और उसके सॉल्यूशन रीजन को चेक किया है, वो इस सॉल्यूशन रीजन के साथ कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होल्ड करता है, उसका सॉल्यूशन रीजन नीचे है। ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन रीजन नीचे है, इन दोनों में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो मिनिमम वैल्यू होगी जेड की, वो जो पुरानी वैल्यू थी 7 वही रहेगी, और जिस पॉइंट पर थी एट 3/2, 1/2 उसी पॉइंट पर है। बच्चों आपको ध्यान देना है, अनबाउंडेड रीजन का अगर केस है तो अनबाउंडेड रीजन के केस में हमें जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको कंफर्म करना होता है, और कंफर्म करने के लिए एक और इनइक्वालिटी हम लोगों को बनानी होती है। अगर उस इनइक्वालिटी और अनबाउंडेड रीजन में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है तो पुराना सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन माना जाएगा, और अगर इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ आता तो उस केस में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर मिल सकती है आउट ऑफ दिस रीजन। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि नई इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड के साथ कॉमन नहीं होगा तो सॉल्यूशन पुराना सॉल्यूशन रहेगा, और अगर नई इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो इसके साथ कॉमन होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन होगा। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर ये अनबाउंडेड वाला केस ही 4 या 6 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। इसको ध्यान देंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।